तो राजनीतिक समाधान तो जितने भी पढ़ोगे, जितने भी कानून पढ़ोगे, सामाजिक सुधार, सामाजिक योजनाएं जो भी पढ़ रहे हो, महिलाओं के, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सब पढ़ रहे हो। जो सामाजिक न्याय में पढ़ा होगा ना, सोशल जस्टिस में, तो सब योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो वो योजनाएं राजनीतिक कारण में आ जाएंगी, राजनीतिक समाधान में आ जाएंगे। और ज़्यादा अच्छे से करने की जरूरत है। सिर्फ योजनाएं अच्छे बनाना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाकर की चीज़ें बढ़ेंगी आगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महिला और महिला संगठनों की भूमिका करके लिखा हुआ है। सिलेबस में क्या लिखा है आपका, जो है क्या लिखा है, महिलाओं, हाँ हाँ, जॉइंट फैमिली का सोशल वैल्यू से ज़्यादा इकोनॉमिकली बेस्ड होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि जो तो किस टूट रहा है उसकी बात कर रहे हो, जॉइंट फैमिली बनी रहती है उसकी बात कर रहे हो। वो तो जॉइंट फैमिली होना है तो एक सामाजिक रूप से पहले क्या था कि, हाँ बोलिए। हाँ, लाइफ फुल है ना, हाँ। तो ये यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जो लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं ऑफ जॉइंट फैमिली, ये है ना, डिपेंड आपका जो मेनली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स रादर देन आपका सोशल फैक्टर्स, है ना, ये कहना चाह रहे। तो सीधी सी बात है, जॉइंट फैमिली आपका क्या होता है, जॉइंट फैमिली में सभी लोग रहते हैं। मैंने कहा था कि समस्या कब आती है, जब सभी लोग बराबर का, हमारे सबका बराबर कंट्रीब्यूशन है घर के चलाने में, और उनकी ट्यूनिंग, उनके थोड़ा सा उनके बीच में जो क्या बोलते हैं आपका जो कम्युनिकेशन वगैरह प्रॉपर हो रहा है, तो जॉइंट फैमिली अच्छे से बनी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, एक कम कमा रहा है, एक ज़्यादा कमा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा खर्च कर रहा है, उसको फील आना स्टार्ट हो जाता है कि मैं ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, और सुविधाएं जो है बाकी लोग कम काम करके, कम मेहनत करके, कम कमा के भी अच्छे जीवन जी रहे। तो वो एक ह्यूमन बींग्स का नेचर है आपके जो। तो यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की ओर क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग अभी 3 भाई अलग अलग रहते हैं, अब एक साथ जॉइंट में रहते हैं तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, आ रही ना बस, मतलब अपने इनकम के अनुसार से। अब 3 लोग रहेंगे, एक का ज़्यादा एक का कम है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में मतभेद आएगा ही आएगा, है ना। ऐसे मेरे गांव में थे तो खाने पीने में, अब पापा जी और चाचा जी टीचर थे, एक चाचा किसान थे। अब सबको एक साथ संभाल लेके चलना वहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा था। वो कहीं ना कहीं आपके डिस्प्यूट्स आना स्टार्ट ही हो जाते। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना चाहते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करेंगे तो जितना कमा रहे हो उसमें कम लोगों पे खर्च करेगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी क्या होगी, अच्छी रहेगी आपकी जो। लेकिन जब कंबाइंड फैमिली है तो सबको लेके चलना पड़ता है, आ रही ना बात समझ में। जैसे मेरे भी 2 बच्चे तो मैं ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कंबाइंड फैमिली होती, उनके बच्चों को भी पालना पड़ता, तो इतना आसान होता है कि उनको अच्छे स्कूल में भेजना नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। तो आज की डेट में हम लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और क्यों करे भी, ये वाली बात है कि सामने वाला कम मेहनत किया, कम पढ़ाई लिखाई किया, उसकी जिम्मेदारी है आपका जो। तो इस कारण से जो जॉइंट फैमिली की लाइफ साइकिल है वो डिपेंड करेगा कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। यदि आपका सबका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा भी है तो भी जॉइंट फैमिली नहीं चल पाती है, क्योंकि फिर वो अपना इंडिपेंडेंट, अपना अलग अलग इंडिविजुअलिटी बढ़ जाती है। फिर आपका जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है तो भी आपका क्या होता है, अपने हिसाब से रहना स्टार्ट कर देते, और सबका बराबर ही हो संभव भी नहीं है, कुछ ना कुछ 19-20 तो रहेगा ही रहेगा। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट अभी भी देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है, जहाँ पर, और ख़ास करके मेन जो जब तक हेड जिंदा है आपके, जैसे हमारे यहाँ दादाजी जिंदा है तब तक हम 3 भाई हो सकता है कि अभी एक साथ है। दादाजी के जाने, मतलब मेरे पापा जी के जाने के बाद आपका जो हो सकता है कि उतना कंबाइन आपका जो है तीनों लोग ना रह पाए। तो जब तक हेड ऑफ आपका जो फैमिली जिंदा है तब तक तो वो चीज़ें चलते भी रहती है, 19-20 कॉम्प्रोमाइज़ करके, कि उनको उनके रिस्पेक्ट के थ्रू मानते हुए हम लोग काम कर भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं उसके बाद फिर क्या होता है कि सब अपना अपना देखने लगते हैं, है ना बस समझ, सब अपने अपना और अपना परिवार, जीवन इतना ही है, सिर्फ अपना और अपने जो
फैमिली मतलब वाइफ और बच्चे हैं, उसी पे ज़्यादा अधिकांश का फोकस होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के बच्चों या दूसरों पे फोकस आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं होते। जैसे मेरे पापा ने तो चलो मेरे चाचा के बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा किया, मेरा भांजा भी उनके साथ रहता था, ठीक है। तो 3 लोगों को हमने, हमारे अलावा हम 4 लोग थे, उनके अलावा 3 लोगों को साथ में रख करके पापा जी ने, चूँकि पापा जी पढ़े लिखे थे तो उन लोग गाँव में रहते थे, तो उन्होंने किसके पास भेज दिया, आपके जो हमारे पास पापा जी के पास भेज दिया, ताकि बच्चे क्या हो जाए, पढ़ लिख ले, है ना। और उन्होंने बिना किसी इफ एंड बट्स के तीनों को भी हमारे समान ही बराबर हक के साथ पढ़ाया लिखाया। मैं कुछ दिनों तक अपने बुआ के घर में रह करके पढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं कंबाइंड फैमिली का एक प्रभाव था। लेकिन अब हम लोग क्या होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी और आपका जो व्यक्तिवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और व्यक्तिवाद बढ़ने का सीधा सा कारण होता है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, है ना, कम फैमिली और उसके बारे में ज़्यादा, और साथ में रह भी नहीं रहे तो अटैचमेंट भी नहीं होता। एक कारण ये भी है कि जब आप बचपन से साथ में जिसके साथ पले बढ़े हो कंबाइंड फैमिली में, तो एक अटैचमेंट होता है। लेकिन अब क्या होता है कि अब बच्चा बड़ा होता है, कोई इधर कहीं चला गया, बाहर चला गया, जॉब में अलग चला गया, तो फिर वो अटैचमेंट भी नहीं होता है। तो कई सारे कारण से, लेकिन उसमें से इकोनॉमिक फैक्टर कहीं ना कहीं मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से जो स्ट्रांग है, जिसको जॉइंट फैमिली पे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है। तो इस कारण से वो फिर आपका क्या चाहता है कि अलग रह करके एकल परिवार के रूप में आगे बढ़ता है आपका जो। तो ये कारण ये है, बाकी अदर फैक्टर्स भी है बहुत सारे, तो वो सब भी आएंगे। तो इसको ज़्यादा इम्फेसिस देना है, सोशल फैक्टर्स को थोड़ा कम इम्फेसिस देना है, राइट। खुद भी सोचो कि मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप जो बच्चे गाँव में रहते हो तुम लोग, या अपने आसपास के पास पड़ोस से अपने फैमिली को ही देखो कि कंबाइंड फैमिली आपके यहाँ क्यों नहीं है, कंबाइंड फैमिली आपके यहाँ क्यों नहीं है। कंबाइंड फैमिली रहती थी तो क्या क्या समस्या आते थे, तो वही बोलते हैं ना, 4 बर्तन एक साथ रहेंगे तो खटकेंगे, तो लड़ाई झगड़ा अलग से होते हैं, और सबकी अलग अलग मेंटालिटी है, सबकी अलग अलग मानसिकता है ना। यहाँ समझदार दुनिया में बहुत कम लोग हैं। मैंने कहा ना 10% मिलेंगे जो वाकई में सोच समझ करके जीवन जीते हैं, जो लगता है कि सही गलत मतलब उन खुद के कारण दूसरे को परेशानी ना हो, ऐसे सोचने वाले सिर्फ 10% होंगे। बाकी किसी कोई मतलब नहीं है तुम्हारे किन हरकतों से सामने वाला परेशान हो रहा है, क्या कर रहा है, कोई सोचने वाला यहाँ पे नहीं मिलता है। वो अपनी, मैंने कहा ना, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण किसी को परेशानी ना हो, ये ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये, लेकिन यहाँ सब अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि दूसरे को परेशानी ना हो, ना। आपने कोई भी काम करते हो, जैसे गाड़ी चला रहे हो, स्पीड चलाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण से किसी दूसरे को परेशानी हो रही तो उस समय स्पीड न चलाओ, खुली रोड है चलाओ, एक्सीडेंट होगा तो अकेले मरोगे, है ना। लेकिन भीड़ भाड़ में चढ़ा रहे हो तो वहाँ पे खुद भी मरोगे, और 2-4 जबरदस्ती बेचारों को जो जिनका कोई दोस्त नहीं उनको भी लेके मरोगे, तो वो गलत है नहीं भाई। तो इसलिए आपको स्पीड चलाने की गाड़ी की इच्छा है तो हाईवे में अच्छे खुले रोड में जाओ, जहाँ पे कोई नहीं मिलता है, जितना चलाना है चलाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, एनीवे, महिला एंड महिला संगठन, तो सोचिए जितने भी क्वेश्चंस आए उसको सोचो, है ना। ये सब क्या क्वेश्चंस रटने वाले नहीं है, आपको सोच करके आंसर निकालने हैं। महिला और महिला संगठनों की भूमिका, हेडिंग यही है, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पे किस चीज़ में भूमिका पूछेगा, सोशल इश्यूज पढ़ रहे तो डेफिनेटली समाज के विकास में, है ना। भूमिका मतलब सभी क्षेत्रों में हो जाएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो महिला और महिला संगठनों की भूमिका, तो किस सेंस में यहाँ पे सोच रहे हैं आपको, सामाजिक सेंस में सोच रहे, समाज के पहलू को लेकर के सोचना है, आ रही ना बस समझ में। तो सबसे पहले महिलाओं के बारे में देखेंगे, उसके बाद महिला संगठन की भूमिका 2 अलग अलग पार्ट करके देखेंगे। महिलाओं की भूमिका पहले देखेंगे, राइट, कि महिलाओं का सामाजिक विकास में, और सामाजिक विकास है तो आर्थिक विकास भी आ ही जाएगा, ओवरऑल देश के विकास में क्या भूमिका है, आ रही ना बस समझ में। तो इसको थोड़ा समझना है। तो सबसे पहले तो आपका क्या है, आधी जनसंख्या है आप लोग महिलाएं, लगभग 50% आज भी मिलेंगी, अप्रॉक्सीमेटली 50%। हमारा सेक्स रेशियो है आपका 1000 पे 943 कुछ चल रहा होगा 2011 के डेटा के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, मतलब थोड़ा कम है। तो लगभग अब फिर भी 50% के आसपास आपका कंट्रीब्यूशन हर समाज में बराबर, आपका जो महिलाओं की स्थिति मान ही सकते हैं लगभग बराबर। बढ़ गया है, ठीक है। हाँ, अभी नया सर्वे आएगा, अब अलग अलग सर्वे है, हाँ
कुछ लोगों ने डाला था 1000, लेकिन 1000 से ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, पता नहीं कहाँ से आया था। अभी डालो गूगल में, अभी क्या दिखाता है 2026 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो इंडिया का कितना दिखाता है ना। 2011 के बाद अभी नया सर्वे हो रहा है, तो भी पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में। वन ठीक है, हाँ 10 100 में 10, अच्छा 100 में दिखाया हुआ है। ठीक, जनरली इंडिया मतलब ऑफिशियली कंटेक्स में ये दिखाते हैं। ये भी है कि न्यूजीलैंड वगैरह में 100 पे दिखाया जाता है, तो उसी प्रकार 100 पे 106 महिलाएं हैं। मतलब लड़के लोग ताली बजा लो, शादी वादी की लड़कियां कम नहीं होंगी, ठीक है। और लड़कियां लोग भी ताली बजा लो अपने आप के कि ठीक है, आप लोग का कम से कम भ्रूण हत्या, ये महिला हत्या वगैरह जो है कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, तभी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ी है। लेकिन इसमें भी आपका पंजाब हरियाणा में 900-800 मिलता है अभी भी जो है, तो कई सारे राज्यों में। तो अभी नया डेटा सेंसस आएगा तो उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, महिलाओं की भूमिका एक तो सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सामाजिक विकास में भूमिका, आर्थिक विकास में भूमिका, फिर आपका राजनीतिक विकास में भूमिका, फिर आपका सांस्कृतिक विकास में भूमिका, फिर आपका नैतिक विकास में भूमिका। 3-4 पॉइंट निकाल लोगे तो उसमें आपका ओवरऑल आंसर निकल आएगा। आ रही ना बात समझ में। महिलाओं की भूमिका अलग अलग क्षेत्रों में देखोगे, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, राजनीतिक पॉलिटिकल, आपके जो सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल एंड मोरल या एथिकल, मोरल डेवलपमेंट में आपका जो है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में। बाकी कुछ योजनाएं जो पढ़ोगे वो तो डालेंगे। और उसके बाद फिर महिला संगठनों की भूमिका देखेंगे इन्हीं क्षेत्रों के विकास के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो बनेंगे इसी को लेकर के बनेंगे। तो सबसे पहले महिलाओं की स्थिति देखते हैं। महिलाओं की स्थिति क्या रही है। तो हिस्ट्री में तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, अभी पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में, हिस्ट्री को भी यहाँ पे आप हिस्ट्री में अभी पढ़ रहे हो ना आप लोग जो है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में कब कब महिलाओं की भूमिका क्या कैसी थी आपका जो, जैसे हमने देखा था ऋग्वेदिक काल में क्या थी आपकी, अच्छी थी आपकी जो, उत्तर वैदिक काल में खराब होती गई, उत्तर वैदिक काल में क्या होती गई आपकी, पोस्ट वैदिक पीरियड में खराब होती गई, मध्यकाल में और नीचे आ गई आपकी जो, मध्यकाल में और क्या हो गई आपकी जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल में और स्थिति थोड़ा सा और ख़राब होती गई। फिर मध्यकाल के बाद आपका जो आधुनिक ब्रिटिश समय में, तो आधुनिक ब्रिटिश समय में थोड़ा बहुत सुधार, कुछ सुधार आंदोलन चलने लगे, तो सुधार आंदोलन वगैरह चलने लगे, कुछ रिफॉर्म आपके जो रिवॉल्यूशंस वगैरह होने लगे, और इस तरीके से कुछ सुधार धीरे धीरे करने की संभावना आपकी बनी, है ना। सती प्रथा खत्म की गई, जितने भी कुछ इस तरीके से आपके बाल विवाह वगैरह खत्म किए गए, ये सब सुधार आंदोलन स्टार्ट हुए। तो हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो इन्हीं सेंस में वहाँ पे महिलाओं की स्थिति आपके पास आते रहेगी, ठीक है। तो वैदिक काल में, जैसे हमने कहा ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, शिक्षा का अधिकार था महिलाओं को, है ना। सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत उच्च थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत थी आपकी जो है हाई थी, आपकी जो है आ रही बात समझ में, हाई सोशल स्टेटस था, हाई सोशल स्टेटस था आपका ऋग्वैदिक काल में। शिक्षा का अधिकार था महिलाओं को, धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी, है ना। ऐसा पढ़ोगे, बस मैं बता दे रहा हूँ कुछ पॉइंट। जैसे मतलब महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में क्या था, शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, उच्च आपका क्या था, स्तर उच्च था आपका, हाई स्टेटस था आप लोग का। फिर शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा वगैरह ले सकते थे, धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते थे, जो रिलीजियस धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में भाग ले सकते थे, जो रिलीजियस रिचुअल्स थे उसमें पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस रिचुअल्स, है ना। ये सब नोट्स में मिल जाएगा, बस सुन लो थोड़ा सा। विवाह के लिए स्वतंत्र थे आप, अपने हिसाब से
मतलब आपकी मर्जी पूछी जाती थी, ज़बरदस्ती किसी के साथ बांध नहीं दिया जाता था, ठीक है। गार्गी और मैत्री जैसे कुछ विदेशी महिलाएं थी। एग्जाम्पल आपके जो है गार्गी है ना, एक दो का ही नाम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता, उसके बाद भी जो है गार्गी करके थी आपका, मैत्री, इस तरीके से कुछ विद्वान महिलाओं के नाम मिलते ऋग्वैदिक काल में, गार्गी एंड मैत्री, राइट। तो इस तरीके से ओवरऑल महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में क्या थी हमारी, अच्छी थी, उनको बराबरी का लगभग अधिकार था। उत्तर वैदिक काल और मध्यकाल दोनों में स्थिति गिरने लगी। इन दोनों में आपके जो वुमेन की स्थिति क्या होगा, स्टेटस क्या हो गया आपका, नीचे डिक्लाइन करने लगा। आ रही बात समझ में? अब क्या हो गया, डिक्लाइन करने लगा। जैसे यहाँ पर बाल विवाह प्रारंभ हो गया, सती प्रथा, प्रधा प्रथा सब प्रारंभ हुए आपके जो, इसी स्थिति में बाल विवाह प्रारंभ हुए, चाइल्ड है ना, चाइल्ड आपके जो मैरिज, ये सब स्टार्ट हुए आपका उत्तर वैदिक काल में, बाल विवाह, राइट। सती प्रथा प्रारंभ हुई ना, सती प्रथा मतलब जिंदा अपने आप को जलाना, सोच करके डर नहीं लगता है, लोग कितने निर्दयी हो जाते होंगे, ठीक है। उसकी भी कुछ, उसके पीछे भी कुछ कारण थे। जब हस्बैंड या कोई भी पुरुष मर जाता था तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, भेड़िए लोग, समाज के भेड़िए लोग टूट पड़ते थे, तो इस कारण से वो प्रथा, लेकिन ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी स्टार्ट के पीछे भले लॉजिक हो लेकिन दर्दनाक थी। पर्दा प्रथा है ना, ये भी लाया गया। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एजुकेशन, उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक पीरियड में आते ही और मध्यकाल वगैरह में क्या हो गया, महिलाओं के लिए शिक्षा वगैरह पर रिस्ट्रिक्शंस लगने लगा। आ रही बस साक्षी, आ रही समझ में, ठीक। उसके बाद है इस स्थिति में आकर के प्रीतिसत्तात्मक, पूरी तरह से समाज जो है क्या हो गया आपका जो है, पैट्रियार्कल हो गया आपका जो है, प्रीतिसत्तात्मक हो गया। उत्तर वैदिक काल और मध्यकाल में आते हैं तो पूरा समाज क्या हो गया हमारा जो है, पितृसत्तात्मक हो गया, पैट्रियार्कल हो गया आपका जो है, क्लियर है। फिर सामाजिक सुधारों ने, अब आते हैं नेक्स्ट आधुनिक की जगह पे, यहाँ पे स्टार्टिंग में वही औपनिवेशिक काल में आएगा, फिर आधुनिक तो वर्तमान में हम लोग आएंगे। एक औपनिवेशिक काल बना लो इसको, ब्रिटिश समय वाला, और वर्तमान आधुनिक काल का मतलब वर्तमान से हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक काल का मतलब वर्तमान स्थिति से हो जाएगा, तो वर्तमान का विश्लेषण अलग से करेंगे। तो औपनिवेशिक, तो इसमें सुधार आंदोलन चलते क्या, सामाजिक सुधार आंदोलन है ना, कई सारे लोगों ने महिला उत्थान के लिए समाज सुधार आंदोलन किए, है कि नहीं। वुमन आपके जो है अपलिफ्टमेंट्स के लिए क्या किया, कई सारे सोशल रिफॉर्म्स आपके जो है आंदोलन के रिफॉर्मर्स ने, जैसे आप राजा राम मोहन राय है ना, इनका नाम आता है समाज सुधार में, राजा राम मोहन राय का नाम आएगा। ईश्वर चंद विद्यासागर, सती प्रथा वगैरह इन्हीं के प्रयासों से क्या हुई थी, बंद हुई थी। ईश्वर चंद विद्यासागर, ये सब हिस्ट्री में पढ़ोगे है ना, अभी आप लोग पढ़े होंगे तो याद भी होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आगे याद आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योतिबा फुले का नाम सुने होंगे है ना, तो उन्होंने दलित उत्थान वगैरह के लिए, महिला उत्थान के लिए अच्छा काम किया। फिर आपका नेक्स्ट सावित्रीबाई फुले भी है, उन्हीं की वाइफ भी थी मेरे ख्याल से, हस्बैंड वाइफ भी थे है ना, सावित्रीबाई फुले, दोनों ने महिला और दलित उत्थान के लिए काम किया। और पंडिता रमाबाई, तो इस तरीके से कुछ आपका क्या हुआ, सामाजिक सुधार के लिए आगे आए, और इसके कारण से फिर सती प्रथा उन्मूलन हुआ, आपका जो है क्या हो गया, एबोल्यूशन ऑफ सती प्रथा, राइट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। विधवा पुनर्विवाह वगैरह प्रारंभ हुआ फिर से है ना, विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हुआ। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, और विवाह की आयु में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये सब समाज सुधार आंदोलन के पश्चात कुछ सुधार जो है महिलाओं की स्थिति में औपनिवेशिक काल ब्रिटिश टाइम पीरियड में धीरे धीरे होने लगा। हरी बात समझ में। तो ये, और वर्तमान स्थिति बताएं आप लोग, वर्तमान स्थिति में क्या फील करते हैं आप लोग। तो लगभग हम लोग अभी भी, हालांकि मंजिल अभी दूर है, लेकिन इसमें जेंडर अभी भी गैप मिलता है, रूरल या एरिया और अर्बन एरियाज में गैप मिलता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति में निरंतर क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते जा रही है ना, सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू भी जागरूक हो रही है। तो समाजों में, हर समाज में धीरे धीरे करके महिलाएं क्या हो रही, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही, लेकिन अभी भी लैंगिक असमानता कई जगह देखने को मिलती है, हर जगह अभी भी देखने को मिलती है। आई ना बात समझ में। कई जगह पे अभी भी, जैसे मैंने फिर से कहा कि वेतन के मामले में देखेंगे तो अभी भी
दोनों में गैप बना हुआ है, जेंडर गैप बना हुआ है। आ रही ना समझ में? इस स्थिति है। नगर और गांव की बात करें तो उसमें डिफरेंस मिलता है। नगरों में ज़्यादा समानता, इक्वालिटी मिलेगी महिलाओं की। गांव में जाएंगे तो अभी भी उतनी इक्वालिटी, कुछ ट्राइबल गांव वगैरह को छोड़ दो तो वहाँ ज़्यादा है। मैंने कहा ना, ट्राइबल्स वगैरह को छोड़ दो तो वहाँ पे हमसे ज़्यादा उन्नत समाज है वहाँ का, राइट। जनजातीय समाज हमसे ज़्यादा, उसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि जनजातीय समाज महिलाओं के मामले में हमसे ज़्यादा कई गुना उन्नत है। अरे बस समझ, उनका फ्रीडम है ना। मैं भी जनजातीय गाँव में पला बड़ा हूँ तो देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बचपन से लड़कियों को रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रखा जाता था कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। और आराम से रात में भी 9-10 बजे 11 बजे घर से बाहर अकेले फ्रीली घूमती थी। गाँव में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जो मैं ट्राइबल गांव में पला बड़ा हूँ, बचपन पापा जी मेरे पलाए, मेरी पोस्टेड वहीं पे थे, इस कारण से तो मैंने उस अब सोचता हूँ मैं, तो उस समय जैसे कुछ गणेश पूजा है, कुछ इस टाइप से फंक्शंस होते थे ना, तो लड़कियाँ आराम से फ्रीली वहाँ पे, जो 14-18 साल से ऊपर की लड़कियाँ भी है, वो फ्रीली आराम से क्या होती थी, रात को भी गाँव में कहीं भी जाना कहीं भी आना करते रहती थी। उनको ना कोई डर था किसी प्रकार का, ना ही कुछ नहीं था। मतलब समाज भी आपका सही चल रहा था। लेकिन अब इतनी हिम्मत, अब गाँव में अभी भी क्या है स्थिति मुझे नहीं पता, रहा हूँ नहीं बहुत दिनों से, ठीक है। मन करता है कुछ दिनों रह के रहूँ, अभी स्थिति क्या है देखूँ करके, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये स्थिति मैंने शुरू में ट्राइबल गाँव में देखी थी। दंतेवाड़ा पढ़ाने जाता था तो वहाँ पे भी मैं रात को 10-11-12 बजे ऐसे ही हम लोग घूमते रहते थे इधर उधर, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे 10-11 बजे लड़कियाँ जो जंगल वंगल भी है तो भी वहाँ पे आराम से इधर उधर 1-2-4 लोग घूमते नज़र आ जाते थे। और सबसे कम रेप के केसेस यदि आपको आज की डेट में मिलेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में तो बस्तर वाले क्षेत्र में मिलेंगे। सबसे दर्ज वहाँ पे क्या मिलते हैं आपके, जो सबसे कम रेप केसेस दर्जे से वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि कहने कि वहाँ का समाज हमसे ज़्यादा उन्नत है, हमसे ज़्यादा इनरिच्ड है आपके, जो क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी है, भेदभाव नहीं है। जितना हम समाज को दबाएंगे उतना ही चीज़ें क्या होंगी आपकी, चीज़ें आपके जो दबाव के कारण से गड़बड़ होने स्टार्ट होती है ना। बच्चों को बिगड़ने की संभावना उन घरों में ज़्यादा होती है जहाँ पे ज़्यादा दबा के रखने की कोशिश की जाती है। फ्री है ना, फ्रीडम का मतलब कि थोड़ा सा नज़र रखना पड़ता है, सही और गलत की समझ उत्पन्न करनी पड़ती है, तब जा कर के बच्चे वहाँ पर सही सलामत तुम जैसे शरीफ लोग निकलते हैं, ठीक ही नहीं। यहाँ आराम से पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। तो चलिए, तो ये कुछ है। तो वर्तमान स्थिति डेफिनेटली सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी आपका गैप कई जगह पे मिलता है, तो ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लैंगिक असमानता वगैरह इस चुनौतियाँ अभी भी पढ़ेंगे। तो वर्तमान में सुधार हो रहा है, निरंतर महिलाओं का उत्थान हो रहा है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। सामाजिक क्षेत्र में भी हो रही है। उधर आपका हर क्षेत्र में, पहले सेना में महिलाएं नहीं हुआ करती थी, अब सेना में भी महिलाएं ले आते। पायलट महिलाएं नहीं हुआ करती थी, आपका फाइटर पायलट्स में भी महिलाएं जा रही है आपकी जो। तो हर क्षेत्र में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। स्पेस में जा रही है, कल्पना चावला से लेकर के, और क्या नाम है एक का, सुनीता विलियम्स, ये सब है ना, वापस आ गई थी ना सुनीता विलियम्स, ठीक है। ये सब हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। राजनीति में महिलाएं आगे आ रही है ना बस। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी पुरुषों की तुलना में 50% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बराबर, लेकिन अभी नहीं है। अभी भी क्या मिलेगा आपका, 10% से आसपास ही सभी क्षेत्रों में देखेंगे तो 10% के आसपास मिलेगा, है ना। बाकी रोजगार वगैरह में बढ़ रहा है, लेकिन अब वहाँ पर भी जैसे IAS बनते 1000 सीट में, इस बार कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे, कितनी गर्ल्स हैं, 1000 सिलेक्शन हुए हैं, उसमें अभी भी कितने 100-200 होंगे मेरे ख्याल से। तो अभी भी 50% तो नहीं है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस, ये जेंडर इक्वालिटी मिलती है। तो दोनों को बैलेंस करके डाल देना है आपको जो है, और आगे पढ़ेंगे हम लोग तो आ ही जाएंगे। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम के समय में कुछ महिलाओं के नाम याद कर लेना जब पढ़ोगे। सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, उषा मेहता, रानी लक्ष्मीबाई, सब नाम आएंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं का पर्याप्त योगदान रहा है। तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो महिलाओं के बारे में जब पढ़ रहे हो तो पूरा होलसेल नॉलेज होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको जो है महिलाओं की भूमिका देखी गई। संवैधानिक प्रावधान भी आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल, महिलाओं के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स भी किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी किए गए। तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है बताएं? संवैधानिक प्रावधान अभी पढ़ रहे हो ना तुम लोग, फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, क्या चल रहा है? ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 आ जाएगा, इक्वालिटी की बात करता है ना भाई। आर्टिकल 14 आएगा कि नहीं आएगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये भेदभाव थोड़ी करेंगे, एक महिला है पुरुष है दोनों ने मर्डर किया तो, ठीक है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है तो महिलाओं को थोड़ा कम सजा मिल सकती है, लेकिन कानून सभी पे समान रूप से लागू होगा।
आर्टिकल 15(3) में, आर्टिकल 15(3) सब क्लॉज 15(3) याद आ रहा है क्या है इसमें? हाँ, महिलाओं के लिए आपके जो विशेष व्यवस्था कर सकती है राज्य, यदि जहाँ पे ज़रूरत लगे, है कि नहीं, आर्टिकल 15(3). फिर आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता है हर क्षेत्र में सभी लोगों को। आर्टिकल 16 इक्वालिटी, अवसर की समानता, अवसर की समानता। फिर आर्टिकल अभी पढ़ोगे आगे, डीपीएसपी में पढ़ोगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39D, आर्टिकल 39D इसमें है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आपका डीपीएसपी में मिलेगा, आगे पढ़ोगे आप लोग। आपका जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में तो मिलता है, प्राइवेट सेक्टर्स में डिफरेंसेस इन आपका जो डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। क्लियर है? फिर आपका है आर्टिकल 42 मैटरनिटी लीव मिलता है। आर्टिकल 42 के तहत राज्य की जिम्मेदारी है कि मैटरनिटी लीव दे। समझ गया ना भाई? अब तो 6 महीने तक मिल जाता है, पहले 2 महीने का था, अब 6 महीने कर दिया गया है। आपका जो है मैटरनिटी रिलीफ मिलता है आपको जो। तो ये सब आर्टिकल्स है जो कहीं ना कहीं आप लोग को वुमन एम्पावरमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाले गए आपके जो है, और कर्तव्य भी डाला हुआ है। आर्टिकल 51A क्या ई वाला पार्ट है, मूल कर्तव्य में भी है कि हर नागरिक का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि महिलाओं की सम्मान की रक्षा करे। आप क्या जो है रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमन, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करेंगे। ये मूल कर्तव्य में डाला गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का क्या करे, त्याग करे। आया समझ में? तो ये पॉइंट याद में रखना है। तो ये कुछ आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया कि महिलाओं की स्थिति कैसे कैसे रही है, और हिस्ट्री पढ़ ही रहे हो, आगे हिस्ट्री वाले समय में पूरा का पूरा कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता ही है आपके जो महिलाओं की भूमिका क्या रही है। अब आते हैं आपके जो है भारतीय समाज में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। तो पहला आपका हेडिंग है भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी। तो इसको सबसे पहले भारतीय समाज की बात करेंगे तो परिवार में भूमिका के बारे में जिक्र करेंगे, रोल इन फैमिली। तो परिवार में भूमिका में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे भाई? इसको बताने की ज़रूरत थोड़ी है, हैं? ठीक है, सही में शादी होने के बाद तो जैसी शादी होती है, दोनों भाइयों की पत्नियां आती है, फिर उसके बाद बंधना तो दूर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, गया वो जमाना शादी वादी का। ठीक है, हाँ वही बोल रहा। ठीक है, वो रोल हमारे कल्चर में था, लेकिन अब पहले से भी देखे, बचपन से मैंने भी देखा, जब शादियां होती तो उसके बाद परिवार टूटना कारण बहुत सारे हैं उसके पीछे, लेकिन उसके बाद जॉइंट फैमिली आसानी से रह नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते ही है। और उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे एक फ्रेंड के घर कंबाइंड फैमिली, एक ही दुकान सबका घर चलता है, तो जब उनके लिए साड़ियाँ आती तीनों बहुओं के लिए, तो सेम साड़ियाँ आएंगी, उसमें भी थोड़ा सा 19-20 आया तो क्वेश्चन मार्क लगता है, उसके लिए ज़्यादा महंगी कि भाई मेरे लिए कम सस्ती क्यों भाई। ठीक है, तो बहुत मैनेज करना पड़ता है। वो तब तक मैनेज हो गया जब तक उसकी मम्मी जिंदा थी। ठीक है, और पैसे वैसे का मैनेजमेंट भी एक मम्मी वगैरह देखा करती तब, लेकिन जैसी मम्मी दुनिया से चली गई वो सब व्यवस्थाएं संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। तब तीनों भाई दो एक साथ रहते भी तो रोज़ ऐसी स्थिति बनी हुई कि कब अलग हो जाए। ठीक है,
तो उतना आसान नहीं होता कंबाइन एक साथ एक ही फैमिली में रह करके चलाना, तो वो एक टफ काम होता है। फिर वही है कि डेली का डेली टेंशन होता है, उससे अच्छा है कि सब अलग ही रह जाओ, ज़्यादा बेटर है। तो वो चीज़ें रहती है। एनीवे, फिर भी महिलाओं की भूमिका जो है परिवार में देखेंगे तो सबसे पहले केयरिंग, सबकी देखभाल करने की भूमिका अभी भी जो है पापा की तुलना में किसकी होती है? मम्मी की होती है। मम्मी ही उठ के चाय बनाती है। कुछ घरों में पापा बनाते होंगे, है ना? किसी घर में जो पापा बनाते हैं सुबह उठ के चाय है? किसी के घर में ऐसे है जो पापा उठ करके चाय बनाते हैं? हाँ, ठीक है। और मेरे पापा आज तक ऐसे, अब तो खैर कोई नहीं रहता तो ऐसा लिख कभी बनाया ही नहीं आज तक, ठीक। वो गिलास पानी पे निकाल के आज तक, तो उन्हीं को देख के हम पले बड़े, तो हमारी वही आदत है। समझ गया ना? मैंने कहा ना, परवरिश का जो इम्पैक्ट है वो लगभग रहेगा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अब वो शुरू में उनको ऐसे देखा तो हम लोग भी वैसे ही हो गए, ठीक है। अब वो वर्तमान में जो हमारे बच्चे उनको कोशिश करते कि तो बड़ा वाला सीख गया अपने हिसाब से, अपने लिए जो खाना वाना बनाना है, जो भी करना है, तो मैडम सिखा देती है उसको कि भैया कम से कम आने वाले बीबी को परेशान मत करना तुम। तो इस उद्देश्य से उनको सिखाते रहती है कि कम से कम जो महिला आएगी उसको तुम परेशान मत करना, अपना काम कम से कम अच्छे से कर लिया करो। तो लेकिन वो मुझे भी ऑब्जर्व करता है कि मैं देखता हूँ मैं करता नहीं हूँ, तो मानता भी है और कभी कभी इग्नोर भी कर देता है या फिर अपोज भी करता है, क्योंकि यदि मैं करते हुए दिखता है तो वो डेफिनेटली पूरे अच्छे से सीख जाता है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने दिल्ली में भी था तो खुद का खाना खुद बना के खाता था। एक टाइम में खाना खाता, एक टाइम टिफ़िन मंगाता था। इवन मैं 6वीं क्लास से घर से बाहर रहा हूँ तो चूल्हे में खाना बना करके मेरी पूरी लाइफ खाया है मैंने। तो 6वीं क्लास से लेकर के आपका ग्रेजुएशन करते तक खुद से खाना बना के, बड़े भैया साथ में रहते थे लेकिन वो करवाते थे, करते नहीं थे, ठीक है। तो अब मैं इतना उब गया उस चीज़ से कि अब मेरे को किचन में जाने का मन है ना। अदरवाइज मेरी सबसे पहले बचपन में 5th क्लास से पहले भी मैं सबसे पहले उठता था घर में। मम्मी दूसरा काम करते रहती थी गांव में, और मैं चूल्हा जलाता था और चूल्हे में फिर चाय बनाता था और सबको पिलाता था। तो ये मेरी 5th क्लास तक, जब तक घर में रहा प्राइमरी स्कूल में, तब तक मैं ये आदत थी मेरी कि मेरे ख्याल से 3री क्लास से लेकर के 5th 6th क्लास तक मैं रेगुलर सबसे पहले उठ करके चाय बनाता था और उनको सबको चाय पिलाता था, मैं भी पीता था और उसको पढ़ाई करने बैठता था। ये मेरा रूटीन था और आज भी बना हुआ है। आज मैं सुबह उठूँगा सबसे पहले, अब पहले बनाता था, अब बना के मिलती है, ठीक है। नहीं मिलती तो वेट करते रहता हूँ कि कब चाय मिलेगी, तब मेरे जीवन की शुरुआत होती है। और उसके बाद फिर पढ़ने बैठता हूँ, ठीक है। सुबह उठकर दूसरा काम नहीं करता। मुझे बोलो कोई दूध ले आ, सुबह कुछ काम बताते हैं, बड़ा गुस्सा आता है। तो सुबह उठकर सबसे पहला मैं काम करता हूँ, आज भी क्या काम करता हूँ, तो कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड वही करता हूँ। तो एक बचपन में जो आदत बनी वही सबकी रहती है, आप लोग की भी वैसी होगी। तो यहाँ पर केयरिंग की जिम्मेदारी आज भी किसकी है? तो फिर महिला जो होती है घर में सबसे पहली शिक्षिका होती है बच्चे की, है ना। सबसे पहली टीचर बच्चे की कौन होती है? आपकी जो है माँ ही होती है कि नहीं भाई? फिर पापा उसके बाद ठोक पीट करके बजा करके ठीक करते हैं, ठीक है। भावनात्मक सहयोगी होती है, इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सहयोगी होती है आपकी जो है इमोशनल सपोर्टर होती है। और संस्कृति की वाहक होती है, संस्कृति की वाहक, संस्कृति की वाहक होती है। कल्चरल ट्रांसमीटर्स। ये मैं सोचेगा मैं घर के एग्जाम्पल क्यों देता, वही देख रहा हूँ तो वही एग्जाम्पल दूंगा ना। दूसरे के घर में जाके थोड़ी देखा मैंने क्या होता है, तो मुझे अपना अनुभव घर का है उसी को दूंगा एग्जाम्पल। परवरिश की बात आती तो मैं अपने ही बच्चों को देखता हूँ कि कैसे हो रहे हैं, और बाकी भी देखा है मैंने। सोचते होंगे ना सर अपने घर की बात करते रहते हैं, तो ऐसा उसके पीछे कारण वही है कि जिसको देखेगा अपनी उसी के एग्जाम्पल देगा ना। चलिए, तो पारिवारिक भूमिका में, परिवार की भूमिका में डेफिनेटली ये क्या होता है आपका जो ये सब रोल कौन प्ले करता है? आपका जो है मम्मी करती है ना। इसलिए बच्चों का सामाजिकरण की प्रक्रिया में माँ का सबसे पहला योगदान होता है। सामाजिकरण का मतलब बताया था मैंने क्या होता है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन, एक वर्ड है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वह असोशियल होता है, एंटी सोशल मत लिख देना ना, मतलब हिंदी में होता है समाज तटस्थ, असोशियल, समाज तटस्थ। एंटी सोशल भी नहीं होगा, अनसोशियल भी नहीं होगा, दोनों वर्ड गलत हो जाएंगे। एंटी सोशल लिख दोगे तो बच्चा पैदा होते एंटी सोशल कैसे हो जाएगा?
और अनसोशल भी नहीं कर सकते, असामाजिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश वर्ड कौन सा है आपका, असोशल होता है। समाज तटस्थ होता है, उसको समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता। आ रही बात समझ में? तो मैं हिंदू इसलिए हूँ कि हिंदू घर में पैदा हुआ, यही है ना भाई। तो उसी की परवरिश मिली मुझे। यदि मुस्लिम घर में पैदा होता तो मुसलमान होता, सिख के घर में पैदा होता तो मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं है, ज़बरदस्ती थोपा गया कि भैया हिंदू घर में पैदा तो हिंदू बन, मेरी चॉइस थोड़ी दी गई मुझे जो है। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए सबसे ज़्यादा अत्याचार यदि किसी पर हुआ है तो बच्चों पे हुआ है, क्योंकि उनकी खुद की चॉइस नहीं होती। जब तक चॉइस सोचने लायक होते तब तक वो मेंटली क्या हो चुके होते, बंध चुके होते। देखा जाए तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा इतना विदेशों में नहीं है, विदेशों में फ्रीडम है, वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है आपकी, पढ़ने को तैयार है कि नहीं, जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। तो ये चीज़ें है। तो हम लोग तो समाज तटस्थ बच्चा क्या होता है, उसको सामाजिकरण की प्रक्रिया का मतलब हो गया, समाज तटस्थ बच्चों को समाज के जो मूल्य है, उन जो समाज के जो मूल्य है, नैतिक नियम है, उनको क्या किया जाता है, समय के साथ सिखाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, समाजीकरण कहेंगे। समाज के मूल्य नैतिक नियम को सिखाया जाता है। आप क्या जो है, टीच देम टू सोशल वैल्यूज, एथिकल प्रिंसिपल्स एटसेट्रा। आ रही बात समझ में? तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। तो समाजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है, परिवार में मम्मी से होती है, साथ में बाकी अदर पेरेंट्स भी रहते हैं, पापा और अदर इमीडिएट फैमिलीज रहती है आपकी जो है। तो समाजीकरण वर्ड आएगा, समाजीकरण समझ गए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज तटस्थ बच्चों को क्या किया जाता है, समाज में रहने लायक बनाया जाता है। नहीं तो जब पैदा होते तो पशु और इंसान में कोई अंतर नहीं होता है। इंसान में जब मोगली पिक्चर देखा होगा ना बचपन में, जंगल में पला बढ़ा तो वो भी जानवर टाइप का ही हो गया, ठीक है, उसी टाइप से चलना फिरना सब कुछ। तो इस तरीके से सबसे स्टार्टिंग यहाँ पर परिवार में ये भूमिका देखी जाती है। तो समाजीकरण में महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद फिर आपका स्कूल और सोसाइटी, पड़ोसियों का रोल रहता है। तो ये हो गया परिवार में भूमिका। दूसरे, आर्थिक भूमिका, इकोनॉमिकल रोल क्या होता है। तो ठीक है, हमारे समाज में शुरुआत में जो है उतना रोल नहीं रहा था, लेकिन आज भी देखेंगे तो मुख्य रूप से अभी भी पार्टिसिपेशन, कंट्रीब्यूशन देखेंगे महिलाओं का तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा मिलता है। गाँव में अभी भी किस में मिलेगा, कृषि क्षेत्र में है। कृषि क्षेत्र में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। पहले जैसे मैं आज ही पढ़ रहा था कहीं पे कि स्वतंत्रता के समय हमारा 1/3 महिलाएं कृषि कार्य में लगी थी, जो वर्तमान में बढ़ करके 50% हो गई है ना। स्वतंत्रता के समय कितनी थी आपकी जो है, स्वतंत्रता के समय आपका एट द टाइम ऑफ फ्रीडम 1/3 महिलाएं किसमें थी, स्वतंत्रता के समय। किसके समय, आपका स्वतंत्रता के समय। लेकिन वर्तमान में लगभग 50% कंट्रीब्यूशन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं का भी देखा जाता है। तो आप 50-50 मिलेगा। गांव में जाएंगे तो 50-50 इसलिए मिलता है ना, एक मजदूर कम एक मजदूर एक्स्ट्रा मिल गया, यही तो हुआ। दूसरे बाहर से लाके मजदूरी करवाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो पुरुष के साथ महिला भी काम करने लग जाती है। तो कृषि क्षेत्र में है। फिर आपका सभी क्षेत्रों में डालेंगे थोड़ा बहुत, सभी क्षेत्रों में आर्थिक भूमिका आज के डेट में। उद्योगों में महिलाएं हैं, सेवा क्षेत्र में महिलाएं हैं, आपके जो है सेवा क्षेत्र में भी, सर्विस सेक्टर में भी, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स बन रही कई सारी महिलाएं, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता समझते हो ना क्या होता है, स्टार्टअप जो करते हो तुम लोग, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप आपका जो है मतलब खुद का कुछ बिजनेस करना, उद्यम करना। आ रही बात समझ में? एंटरप्रेन्योरशिप हो गया आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा है महिलाएं, असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपका जो है। तो इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं कहीं ना कहीं योगदान दे रही है। तो चूंकि घर में जो अवैतनिक कार्य करती है उसका मूल्यांकन नहीं होता है, अदरवाइज दिन भर जो महिला घर में काम करती है, दिन भर के लिए किसी महिला को रखोगे, जो घर की महिला काम करती है उसके लिए कितना पेमेंट देना पड़ेगा कम से कम। बिलासपुर जैसे शहर में 10
7 से 10 हज़ार तो देना ही पड़ेगा। सुबह 1 घंटा काम करने आती है, 3 हज़ार लेके चली जाती है महीने का, तो डेफिनेटली 6 घंटे 8 घंटे, मम्मी तो 24 घंटे काम करती है, ठीक है, तो उनकी पेमेंट कितनी होगी? 25 हज़ार कम से कम। 1 घंटे का 3 हज़ार देते हैं ना भाई, 1 घंटा जो काम करती है मेड उसको 3 हज़ार है, तो 8 घंटे काम करेंगे तो 24 हज़ार हो गए कि नहीं हो गए? तो कम से कम हम उसको लेकिन मान के चलते फ्री के, और करते क्या सोच लेते हैं। तुम लोग बोलते हो कि दिन भर महिलाएं घर में करते क्या मम्मी लोग, ठीक है, अब बड़े हो गए नहीं सोचते होंगे, बस छोटे रहते हम लोग सब सोचते थे, ठीक है, क्योंकि पापा लोग सोचते हैं वैसे इस कारण से। चलिए, तो ये हो गया, तो उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है दिन भर। हमारे यहाँ मैडम तो उससे ज़्यादा डबल काम करती है, पढ़ाती भी है, ठीक है, घर का काम भी करती है, और ज़्यादा इसलिए महिलाओं को और ज़्यादा समस्या जब जाती है जब जॉब में जाती है, उनको दोनों अब होना है कि जब जॉब में चली गई तो घर की जिम्मेदारियां कम होनी चाहिए, लेकिन हमारा समाज अभी भी बाहर काम भी करे और घर आकर घर का काम भी करे। जो थोड़ा सा एक क्लास एलिट क्लास ऊपर उड़ गया उसकी बात छोड़ दो, तो अभी भी मिडिल क्लास में महिलाएं काम करती है। जैसे मेरे कई सारी क्लासमेट्स है 10वीं 12वीं जो ग्रेजुएशन किए थे, वो स्कूल शिक्षाकर्मी के रूप में टीचरिंग भी करती है और घर में जाके फिर से जो काम करना है वो भी करती है, ठीक है, थोड़ा बहुत मेड वेड बस रख लेते, बाकी तो खाने वाने के लिए बनाने की जिम्मेदारी तो उन लोग। जैसे गोंदिया से दो मेरी फ्रेंड्स है, वो अप डाउन करती है डोंगरगढ़, तो गोंदिया से शादी हुई है उनकी जो, तो गोंदिया से डोंगरगढ़ क्या करती है, अप डाउन करती है उसके आसपास गाँव में। डोंगरगढ़ में भी प्रॉपर नहीं है, वहाँ स्कूटी रखे हुए, और ट्रेन से सोचो कि पिछले 20 सालों से वो क्या कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स घर की होती है उसको फुलफिल करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, डोंगरगढ़ आते उतरते, वहाँ से स्कूटी पकड़ते हैं, और आसपास 10-15 किलोमीटर के अंदर जो उनके गांव में पोस्टिंग है, तो उनकी लाइफ भी सोचो कितनी टफ। हालांकि छुट्टी मिल जाती है, उन लोग 2 महीने छुट्टी लेके बैठ जाते हैं ये बात अलग है, तो सुविधाएं गवर्नमेंट जॉब में मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी कितना टफ लाइफ है। सोचो डेली 4 बजे उठना, ठीक है, घर की बेसिक रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरतें हैं, बच्चे हैं उनके लिए फुलफिल करना, उसको फिर ट्रेवलिंग करना, इसलिए कि आपकी इकोनॉमिक गवर्नमेंट जॉब है, इस कारण से इस तरीके से तो कहीं ना कहीं टफ लाइफ तो होती है। एनीवे, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से देखेंगे तो महिलाओं के हर क्षेत्र में भूमिका मिलती है, लेकिन फिर से मैंने कहा अभी भी देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में कंपैरिजन क्या है आपका, मतलब आलोचनात्मक देखेंगे, तुलना है तो योगदान, लेकिन अभी भी पुरुषों की तुलना में कम मिलता है ना। और फिर पेमेंट भी गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर्स में अभी भी डिफरेंसेस मिलते हैं, तो ये सब आलोचना में डाल देना है, आलोचनात्मक भूमिका में। राजनीतिक भूमिका में आ जाओ, पॉलिटिकल, तो राजनीतिक भूमिका में फिर से महिलाएं चुनाव में भाग ले रही है आज की डेट में। पंचायती राज संस्थाओं में 50% का लगभग क्या है आपको, है ना, चुनाव में, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में PRIs में 50% रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे 50% योगदान है ना। धीरे धीरे बढ़ रहा है इनमें भी जो है, पहले तो महिलाएं बनती थी और पति ही सरपंच के रूप में संभालता था या भाई संभालता था, तो चुनाव में भाग ले रही है। संसद में प्रतिनिधित्व अभी कम है, लेकिन आरक्षण के द्वारा वही 33% करने के लिए जो आगे महीने की संभावना है आपका, वर्तमान सेंसस के बाद फिर से उस पर लगेंगे। अभी तो जानबूझ करके लाई थी ताकि चुनाव में उनको कुछ फ़ायदा हो सके, है ना, बहुत सोच समझ करके काम करते हैं लोग। वो मालूम था कि पारित नहीं होना है बिल, लेकिन जानबूझ करके लाए, क्योंकि 4-5 राज्यों में क्या था, तो एक मुद्दा मिल गया कि ये जो पार्टियां हैं हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए महिला बिल पास नहीं हो पाया। इस तरीके से लाया गया था कि ऐसे ही नहीं पास होना था, ठीक है। तो पॉलिटिकल नेता लोग, अब कौन इतना सोचता है, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए सब करते ही है। चलिए, फिर आपका ये हो गया पॉलिटिकल आपका जो है, तो ये 50% तो जानते हैं आप लोग, आगे पढ़ोगे पूरा का पूरा। जब 73rd 74th अमेंडमेंट किया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा, और इस तरीके से महिलाओं की भूमिका में पंचायती राज संस्थाओं में वृद्धि हुई है। तो वहाँ पर तो ये हो गया आपका। फिर प्रशासनिक क्षेत्र में भूमिका, तुम लोग जा रहे हो, तो यहाँ पे बहुमत महिलाओं का दिख रहा है, क्लास में बहुमत किसका दिख रहा है, तो प्रशासनिक भूमिका बढ़ रही है आप लोग की जो है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा है ना महिलाएं यहाँ पे, 3 दूनी 6 7,
57, 8, हाँ ज़्यादा है। तो छोटे शहरों में, जैसे छोटे लोकल सेंटर्स में यहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा मिलती है, लेकिन दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे बॉयज़ भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उतना दूर भेजने के लिए गर्ल्स लोग को जल्दी से कोई जल्दी भेजना नहीं चाहता है। तो जितना भी देखा मैंने, रीजनल लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, तो इनमें महिलाएं स्कूल में पढ़ने, मतलब कॉलेज कोचिंग वोचिंग करने में बच्चों की संख्या में गर्ल्स ज़्यादा है, लड़के कम दिखते हैं, क्योंकि लड़के हैं तो न चाहते हुए यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, दिल्ली जाने का मौका ढूंढते रहते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके भटक जाते, 99%, ठीक है, भटक ही जाते, क्योंकि वहाँ पे माहौल ज़्यादा ओपननेस है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, समझ गए ना भाई। तो इस तरीके से तो सिर्फ दिल्ली जाने से सिलेक्शन नहीं होगा, वहाँ जाकर कितना डिसिप्लिन हो। और आज की डेट में मैंने कहा ना कि कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, थोड़ी सी समझ आप में है, सिलेबस को समझ गया, सिलेबस को थोड़ा सा जो है आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, और उसके बाद कंटेंट की कोई समस्या है ही नहीं आपके पास। एआई जिंदाबाद है, इतना दे देगा कि अब ठीक है, और वो भी अच्छा देता है, कई जगह अच्छा देता है, छाट करके दे देता है, क्रक्स देता है, फालतू भी नहीं देता है। तो उतना बस उसको पढ़ के समझना और याद करना बस आपका क्या होता है, जिम्मेदारी होती है। उसको पढ़ना, समझना और उसको याद करना बस आपकी क्या होती है, जिम्मेदारी। तो कंटेंट लेवल पे आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि कोई कमी है, और टीचिंग लेवल पे भी नहीं रह गए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, तो लगभग लोकल सेंटर्स में भी लगभग हर अच्छे टीचर्स मिलने लग गए आपके। जो पहले क्या होता था कि जैसे आप लोग हमको पढ़ाना पहली बार स्टार्ट किया गया, तो मैं दिल्ली में एक नई सड़क करके इस जगह है जहाँ पे पूरा बुक, बड़े बड़े पब्लिशर से बुक ही बुक मिलती है वहाँ पे, नई सड़क करके। तो जब मैंने पहली बार पढ़ाना किया तो 9th क्लास से लेकर के जितने भी ज्योग्राफी के बुक्स, गाइड वाइड जो भी मिलती थी अवेलेबल, सब उठा करके लाया था, और फिर उसको पढ़ा, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको फिर अरेंज किया, कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिल रही है, और उसके बाद फिर हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो इतनी मेहनत करके हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। अब वो समस्या नहीं है, अब एक क्लिक की दूरी पर कंटेंट आपके सामने आ जाता है, 2 मिनट में सामने आ जाता है, बस उसको आपको पढ़ के समझना है, और कितना काम का है, कैसे काम का है, वो बस आपको समझना होता है। तो वो समझ अभी नहीं है आप लोगों में, लेकिन कुछ 1 साल बाद, 2 साल बाद एक बार सिलेबस हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कहाँ से याद करना है, क्या याद नहीं करना है। तो ये बस, तो पहले हमारे पास, तो ये आपके फ़ायदे हैं आज की डेट में। तो एक्चुअली आज ये नहीं कह सकते कि आपके पास गाइडेंस नहीं है, यदि आप में क्षमता है तो आराम से कहीं से भी बैठ करके सिलेक्शन ले सकते हो। आया समझ में? तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव समझ में आ गया आपका, कि एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रशासनिक क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में आपका। फिर शैक्षिक भूमिका, शिक्षक टीचर के क्षेत्र में शैक्षिक भूमिका, एजुकेशनल रोल। तो एजुकेशनल रोल में महिला साक्षरता, जागरूकता, सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है ना, वुमन लिटरेसी बढ़ते जा रही है आपकी, जो लगभग बराबर होती जा रही है। जागरूकता बढ़ रही है, महिलाओं में अवेयरनेस बढ़ रहा है आपके जो है, तो खुद भी जागरूक हो रही है और दूसरों को भी जागरूक करती है। कर रहे हो नहीं भाई तुम लोग? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है आपका? पारिवारिक स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, पोषण, ये सब के लिए फ़ायदा मिलता है। जनसंख्या स्थिरीकरण है ना, शैक्षिक भूमिका में वृद्धि हो रही है महिलाओं की, महिलाएं भी शिक्षित होते जा रही है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो मैंने कहा, एक कहा जाता है ना कि आप एक महिला घर में शिक्षित हो गई तो फिर पूरे परिवार के शिक्षित होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे आपके घर के पारिवारिक स्वास्थ्य को ध्यान अच्छे से रख पाएगी, क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है। आई ना बात समझ में? इस मामले में मैं लकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, ठीक है, कि मैडम को खाना बनाने का शौक है, ठीक है। तो और शादी के पहले नहीं आता था, मैं सोचा कि शादी के पहले आता था उसको, वो सब एक्सपेरिमेंट मुझ पर कर करके सीखिए, ठीक है। कुछ भी बनाए और खा के देखो, ठीक है। लेकिन हम पहली बार जितना अच्छा बनता, अगली बार उतना अच्छा नहीं बनता, पहली बार सबसे बेस्ट होता था, ठीक है। उसके बाद फिर अगली बार कुछ चीज़ें में हो सकता है दूसरी बार अच्छा बनाओ। एनीवे, तो अब आते हैं पारिवारिक, एक कोई भी एक स्किल सीख लिया ना, तो आज की डेट में जैसे कल मैंने इंस्टाग्राम में देख रहा था, एक लेडी पराठा बना, एक टिफ़िन सेंटर स्टार्ट किया था बेंगलोर में। जब वो अपने बच्चे, उसका बच्चा पढ़ने गया था बेंगलोर, तो उसको देखिए कि खाना कितना बेकार मिल रहा है, टिफ़िन जो भी जहाँ से भी बच्चा खा रहा होगा। तो उसने क्या किया कि
वहीं पे रह ली, उसका हस्बैंड ने अपोज किया थोड़ा सा, लेकिन उसने वहीं पे टिफिन सेंटर स्टार्ट कर दिया। आज उसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, सिर्फ अपने खाना बनाने के स्किल के कारण से। शुरू में परिवार का विरोध का सामना करना पड़े, हम लोग क्या ना अपनी इज्जत से जोड़ देते हैं कि खाना बनाओगे लोग क्या बोलेंगे, लेकिन आज 1.5 करोड़ कमा रही तो लोग क्या बोलेंगे, चुपचाप बैठ गए होंगे। ये गलत समाज में है। जैसे रहता है ना, जब मैं बचपन में कुछ जैसे होता है कि दुकान वुकान में छोटा मोटा काम कर लो, मेरे पापा कुछ डांटते भी थे, पीटे भी हम लोग। अब वो काम क्यों कर लेते थे कि चवन्नी ठंडी मिल जाती थी तो चॉकलेट वॉकलेट के लिए, तो पापा को पता चलता था, हमें डांट पड़ती थी, जबकि गलत चोरी नहीं किया ना मैंने भाई, तो अच्छी बात थी। मैंने चोरी नहीं किया, मेहनत की, उसके थोड़ा सा हेल्प किया, उसके बदले मुझे चवन्नी या चॉकलेट भी दिया, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं था। तो ये बचपन से सिखाने की ज़रूरत है कि कोई काम छोटा बड़ा, हाँ चोरी गलत काम नहीं करना है। जैसे मेरा बेटा भी खाली पड़ा है तो मतलब पम्पलेट ले मेरा, जाके खड़े होकर बांट वहाँ पे बोलता हूँ तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं चाहता बात अलग है, जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन मैं नहीं सोचता कि मेरा बेटा है, मैं यहाँ पे इतना टीचर है, लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचता हूँ। मतलब जाके नीचे जय सर मैडम से मिल ले, 15 दिन के 1 महीने के लिए काम ढूंढ ले, तेरे 1 महीने की फीस आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन वो मेरा ही कितना काम कर दे रहा है कि एक मेरा स्टाफ कम से कम 15-20 हज़ार का मेरे को करना नहीं पड़ रहा है, मेरा घर में ही इतना काम कर दे रहा है ऑनलाइन क्लास वगैरह के लिए कि 15-20 हज़ार रुपये उसके लिए मुझे एक स्टाफ रखना पड़ता है, वो काम वो खुद करके दे रहा है। तो वही आपका अचीवमेंट है, आपका जो। तो कोई भी काम जो छोटा बड़ा नहीं होता है उसको बचपन से हमें सिखाने की ज़रूरत है। एनीवे, तो महिला साक्षरता, जागरूकता, इसके अलावा है ना पारिवारिक स्वास्थ्य वगैरह में शैक्षिक भूमिका, जब ये सब होगा तो महिलाओं के द्वारा जो पारिवारिक स्वास्थ्य हो गया, आपका बाल शिक्षा हो गया ना, बच्चों को शिक्षा देना है। जैसे मैंने जब शादी की तो सिर्फ एक ही चीज़ देखा कि पढ़ी लिखी है मैडम, ठीक है, बाकी भी ठीक था ठीक है सकल, लेकिन सकल सूरत उतना प्रायोरिटी नहीं था मेरा कि हाँ पढ़े लिखे होता कि मैं दिल्ली में रहूँ तो एक जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी से क्या हो सकूँ, मुक्त हो सकूँ, बच्चों पे ध्यान और बच्चों पे ये सब करना देख सके। और मैडम MCA थी, तो उसी समय जब शादी उसके बाद उसका गुड़गांव या नोएडा में एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग भी जाती, और आज वो कम से कम करोड़ों के पैकेज में होती, आज भी घर आती मेरे को ठीक है, कि उस समय जॉब ज्वाइन करने दिए होते तो करोड़ों के पैकेज मिलते रहता, क्योंकि उनके 1-2 फ्रेंड्स हैं जो इस तरीके से करोड़ों के पैकेज में काम कर रही है। लेकिन मैंने सोचा कि तुम गुड़गांव जाओगी, नोएडा जाओगी, मैं यहाँ पर मुखर्जी नगर में रहूँगा दिल्ली में, और दिन भर थकने के बाद शाम की हालत, मैं भी थका हुआ घर, तुम भी थका हुआ घर, उसके बाद घर की स्थिति क्या होगी। तो मैंने कहा कि पैसे कमा लेंगे इसी फील्ड में रह करके, थोड़ा सा मतलब पढ़ने घर से बाहर जाना है तो इंस्टीट्यूट में हेल्प करना स्टार्ट कर दो। तो उसने मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करवाया, मैथ्स रीजनिंग उसने कोचिंग करवा के मैथ्स रीजनिंग पढ़ाना पढ़ना सीखा आपका जो। तो जबरदस्ती उसको डाइवर्ट किया गया, उसका फील्ड क्या था, आपका सॉफ्टवेयर वाला था। तो कभी कभी मन करता तो ठीक है सुनना पड़ता है, लेकिन ठीक है, उससे कम से कम हमारा परिवार, मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो सेक्रीफाइसेस कई जगह पे ठीक ही है, कोई बुराई नहीं है। तो शैक्षिक भूमिका आपकी महिलाओं की है। उसके बाद आ जाओ आपका सामाजिक सुधार में भूमिका। सामाजिक सुधार में क्या क्या भूमिका रहा है, तो कई सारी महिलाओं ने आंदोलन किया, आगे नाम आएंगे बहुत सारे, स्वतंत्रता समय में भी देखा था हमने, जो बहुत सारे नाम आए थे, सरोजनी नायडू, ये सब सामाजिक सुधार में रहे थे। आज भी कई सारे लोगों का नाम आएगा सामाजिक सुधारों में। तो महिला आंदोलन के कारण से ही दहेज विरोधी कानून बना, दहेज विरोधी कानून वगैरह महिलाओं वगैरह के विरोध के कारण से ही बना, आपका सीधी सी बात है। फिर आपका घरेलू हिंसा के प्रति जो कानून पढ़ेंगे, बहुत सारे कुछ कानून, क्या क्या कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कानून, सेक्सुअल हरासमेंट, यौन हिंसा या यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून। तो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे, कानून बनने के पीछे महिलाओं का क्या था, आपका जो योगदान था, है कि नहीं। सेक्सुअल हरासमेंट, फिर शराबबंदी के लिए कई जगह देखा होगा ना, महिलाओं ने विरोध किया, ठीक है। कहाँ पे शराबबंदी, बिहार में। शराबबंदी कहाँ पर है, बिहार में और गुजरात, और कौन कौन से राज्य है जहाँ पे शराब अलाउड नहीं है। अल्कोहल एब्यूज, तो यहाँ पर आपका आ रही बात समझ में। और फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महिलाएं कई क्षेत्रों में काम कर रही है।
एक आध नाम याद आ रहा है किसी का? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन की है ना, एक मेघा पाटेकर वगैरह रही है, मेघा पाटेकर है, एक है ना आपका एनवायरमेंटलिस्ट, उसकी मैगजीन भी आती है, क्या नाम है, सुनीता या कुछ तो नाम है उसका, एक उसकी मैगजीन आती है एनवायरमेंट अर्थ अर्थ एंड डाउन टू अर्थ स्टेप, हाँ क्या नाम है उसका, हाँ डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है उस महिला की जो है एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, कई सारे क्षेत्रों में काम किया, कोको कोला में वो सब उसने उस पर काम किया था, हालांकि उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज भी उतना ही लोग पीते हैं, ठीक है, मैंने कहा ना कि जनता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उड़ाई बता दोगे तो भी वो उतना ही पीते हैं। एनीवे तो एक दो नाम याद रखना है, कोई आते नाम आएगा तो, जैसे अभी तो मेघा पाटेकर वगैरह, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा परियोजना के विरुद्ध जो है मेघा पाटेकर वगैरह है, सुनीता नारायण शायद नाम है उसका, ठीक है, सुनीता नारायण कुछ नाम है आपका, जो एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह है। तो इस तरीके से दो चार नाम याद करना है। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, आ रही बात समझ में? तो ये सब आपका जो है महिलाओं की भूमिका इन क्षेत्रों में बढ़ते जा रही। साइंस एंड टेक, जैसे अभी कौन सा बीच में लॉन्च हुआ था तो उसमें महिलाओं की एक मूवी भी आई थी ना, आपका नाम तो बताओ, मोटिवेशन नहीं लेते हो महिलाएं तुम लोग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भूमिका बढ़ते जा रही, साइंस एंड टेक साइंटिस्ट बन करके सामने आ रहे। अभी कौन सा मंगल मिशन किसका था, मिशन मंगल का किया था ना, लीड जो है लेडी ने किया, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है, तो सब याद कर लेना एक दो नाम, ठीक है, मिशन मंगल का नेतृत्व महिला ने किया, नाम नहीं याद है तो अभी इतना ही लिख लो, मतलब सपोर्टिव थी आपकी। बाकी कल्पना चावला का नाम जानते ही हो, है ना, सुनीता विलियम्स का नाम जानते ही हो, सब डाल देना, भले विदेशी है लेकिन भारतीय है और विदेशों में काम किया है। कल्पना चावला तो शहीद हो गई ना बेचारी। तो जो भी इस टाइप से नाम आएंगे दो चार नाम याद कर लेना है। तो इस तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी महिलाएं क्या कर रही है, महिलाएं साइंटिस्ट के रूप में आगे आ रही है। फिर रक्षा और सुरक्षा में भूमिका वर्तमान में डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ते जा रही है, रक्षा सुरक्षा, डिफेंस सेक्टर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, सभी क्षेत्रों में आ रही है महिलाएं आगे। तो ये सब आपकी महिलाओं की भूमिकाएं बढ़ते जा रही है। तो इस तरीके से महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या हो रही है, आपकी बढ़ते जा रही है। लेकिन फिर से मैंने कहा कंपैरिजन टू पुरुष अभी भी उनका परसेंटेज रेशियो क्या है, कम है। आ रही बात समझ में? उनका परसेंटेज क्या है, 10% से भी कम है, लगभग हर क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं महिलाओं के सामने, रोल, हाँ लॉ क्या उसमें आ जाएगा ना आपका जो है, क्या क्या महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या काम किए गए, तो उसमें सभी आ जाएंगे आपका जो है कि जो भी सामाजिक कुछ बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कानूनी उपाय किए। तो सती प्रथा अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, ठीक है, दहेज प्रथा रोकथाम अधिनियम, वो सब आपके किस में आएंगे, मेजर्स में आ जाएंगे। उसी प्रकार 3 तलाक खत्म करना भी महिलाओं को कहीं ना कहीं सुरक्षा देना था आपका जो, ये सब उसमें आ जाएंगे आपके। समस्याएं में आते हैं, क्या क्या समस्याएं महिलाओं को लेकर के, तो बताएं भाई क्या क्या समस्याएं फील करते हो तुम लोग अभी भी। पहले अपने विचार, मन की बातें बताओ, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कुछ समस्याएं फील करते हो अभी भी? नहीं करते हो? लड़कों के बराबर फील करते हो? 12-1 बजे निकल लोगे बिना डर के रोड में? गट्स भी चाहिए ना, गट्स खुद में है तो फिर वो रात के जंगल में भी शेर हो चाहे कुछ भी हो, आदमी निकल लेता है। ठीक है, देखो उसमें गट्स है। बाकी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, हमारे समाज और हमारे कानून व्यवस्था की भी स्थिति, लेकिन हम निकल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे वो उतना डर नहीं रहता है, लेकिन कानून व्यवस्था समाज और देश की जिम्मेदारी है, वो एक अलग मिलता है, लेकिन उसके लिए गट्स भी चाहिए, है कि नहीं? जिसमें गट्स हो, रात के 12 बजे भी निकल लेगा, चाकू वाकू राइफल विफल लेके निकल लेना है। ठीक है, बस तो वो स्थिति जब सबकी आ जाएगी, अब रात के 12-1-2 बजे भी लड़कों के समान घूम लोगे, तब मानना कि बराबर स्थिति में आ गए।
इसके लिए लड़कों को भी सुधरना पड़ेगा, जो आसानी से सुधरना पॉसिबल नहीं है। प्रकृति ने कुछ डिफरेंसेस बनाए, वो रहेगा हमेशा। तो लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि भाई आपका जो है, जैसे तुम्हारा अधिकार है उनका भी अधिकार है। तो करने वाले तो गलत लड़के ही होते हैं, है ना, कुछ गलत करने वाले रात को। तो लड़के का मतलब है क्रिमिनल माइंड या मेंटली बीमार लोग होते हैं, कह सकते हो, मानसिक बीमार हर व्यक्ति तो नहीं करता है कि नहीं भाई। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए लड़कों में भी सुधार जरूरी है। और देश की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि इतना माहौल क्रिएट करे कि रात के 12-2 बजे भी महिलाएं सुरक्षित घूम सके, निकल सके। वो सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं भाई। तो उसके लिए जो भी काम करना पड़े करें। लेकिन अभी भी वो स्थिति, अभी भी पुलिस वाले बोलेंगे रात को निकले क्यों थे, पहला क्वेश्चन तो वही करते हैं उन लोग। हाँ, ममता बनर्जी तो ठीक है, बुढ़ा गई तो सठिया भी गई है पूरी तरह से वो, और पावर चला गया। तो और अब इतने सालों से पावर में, अब क्या है, डर ये है कि बीजेपी सरकार आ गई तो ढूंढ करके केस निकालेगी। तो हो सकता है निकाले भी ना भी निकाले, कभी कभी क्या होता है कि अब छोड़ो क्या करना है करके, अब उसका टाइम गया। लेकिन ढूंढ के निकालेगी तो कई सारे केस निकल आएंगे उसके ऊपर, तो जेल जाने का डर भी बना होगा। तो इसके कारण से भी डर रही होगी, है नहीं भाई। गलत किया हो तो आज नहीं तो कल डर तो रहेगा ही रहेगा कि कब कौन सा क्या कर दे। एनीवे, तो और क्या क्या समस्याएं बताओ, कुछ समस्याएं फील नहीं करते हो? एक बता दो। वो चीज़ें ठीक है। तो अभी भी जो है वही मतलब कहने का मतलब जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी मौजूद है, लैंगिक असमानता। सबसे पहला तो यही लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी आज भी मौजूद है ना। तो आसपास के समाज को देखकर सोचना है कि अभी भी इनइक्वालिटी हर जगह मिलेगा, लैंगिक भेदभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर क्षेत्र में है, चाहे शैक्षिक हो, चाहे रोजगार हो, चाहे आपका सैलरी हो, हर क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं भेदभाव मिलेगा ही मिलेगा। आई ना बस समझ में। तो हर बराबर का पूरा हक अभी भी उतना नहीं मिला है। दूसरा है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। ये सब बलात्कार से लेके हिंसा में वृद्धि हुई। कल परसों करंट अफेयर में आया था, एक रिपोर्ट आई थी ना अभी, किसकी, ठीक है, नेशनल क्राइम बोर्ड की रिपोर्ट थी, किसकी रिपोर्ट थी, पढ़ रहे थे ना कल परसों। तो उसमें महिलाओं की हिंसा में वृद्धि हुई थी। तो चिंता की बात है हमारे लिए। तो ये सब करंट का चीज़ें डाल सकते हैं कि वर्तमान में एक रिपोर्ट, जैसे याद नहीं आ रहा है कि कौन सी रिपोर्ट थी, मेरे ख्याल से नेशनल क्राइम ब्यूरो वगैरह की रिपोर्ट थी आपकी, जो मैं जहाँ तक याद आ रहा है। तो नहीं भी याद आ रहा है तो क्या डालोगे, एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में एक रिपोर्ट के अनुसार जो है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन द्वारा निकाला गया, उस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की हिंसा में वृद्धि देखी गई। इतना भी लिख दोगे तो काम चलेगा। आई ना बस समझ में। तो कुछ परसेंट वृद्धि, कितना था, 45 और 25% कुछ वृद्धि, इस टाइप से याद आ रहा है। कितना आ रहा है आकांक्षा? शाम को रात को 2 ही लोग रेगुलर जुड़ते हैं, दुर्गा और आकांक्षा, और 1-2 दिख जाते हैं। तो ये आपका हिंसा में वृद्धि हुई है। तो ये एक हमारे लिए चिंता की बात है, जबकि होना उल्टा चाहिए। जब तो हम लोग बोल रहे हैं ना, समाज तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, राज्य तरक्की कर रहा है, तो हिंसा में तो कमी होनी चाहिए ना भाई। तो ये उल्टा कैसे हो रहा है बताओ स्नेहा? ये रिपोर्ट है, एक ऑथेंटिक सरकार के द्वारा, सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है किसी संस्था के द्वारा। उसमें ये बताया गया कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में अभी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधर रही है? हाँ, मैंने कहा ना, परवरिश जब तक सुधरेगी नहीं तब तक। मैंने कहा ना कि अभी जो समाज में या जो भी बुराइयां हैं उसको ऊपर लेवल पे हम जड़ से सुधारना है, तो दो तीन चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। एक तो पेरेंटिंग पूरी सुधारनी पड़ेगी, पेरेंट्स को पहले सिखाना पड़ेगा, ठीक है, जो आसान काम है ही नहीं, कोई सीखने को तैयार ही नहीं है। वो सब अपने धुन में रहते भाई कि नहीं, किसी को पता ही नहीं कि मैं गलत हूँ, तो फिर सुधार ही नहीं सकते ना तुम। आइडिया बस समझ में। तो मैंने कहा स्कूल लेवल पे सुधार की ज़रूरत है, तब जा करके एक जनरेशन के बाद जो है चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन ये करने को कौन, ये सलाह कौन देता? कोई नहीं देता आज तक की सलाह। देखिए हो ऊपर ऊपर की सलाह देते, लेकिन जो जड़ है, जब तक उस जड़ को नहीं पकड़ोगे तब तक आपका जो सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर यदि सुधार चाहते हैं वास्तव में, लेकिन राजनीतिक नेता क्यों चाहेंगे सुधार?
10 साल बाद उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, एक नई जनरेशन आएगी तो उन्हीं को चुनौती देगी। तो इस कारण से वो चुनाव चाहते ही नहीं। लालू यादव का स्टेटमेंट था कि जनता को बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ रहने दो, तभी तो हम चुनाव जीतेंगे, नहीं तो फिर जो वो समझदार हो जाएगी तो हम जैसे लोग चुनाव क्यों जीतेंगे। ये लालू यादव का स्टेटमेंट था अपने आप में। तो ये पॉलिटिक्स है आपके जो है, तो है सॉल्यूशन सब के है, लेकिन उसके लिए फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है, घरेलू हिंसा है, बलात्कार है, ऑनर किलिंग है, कल देखा था पूरा का पूरा। घरेलू हिंसा, बलात्कार, ऑनर किलिंग, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कल लिखा था ना। साइबर उत्पीड़न, साइबर हरासमेंट भी है। साइबर हरासमेंट में क्या आएगा, वही सोशल मीडिया के थ्रू मिसयूज है ना, मिसयूज करना सोशल मीडिया का जो है, तो ये सब भी आते हैं। तो उसके लिए बच्चियों को सिखाने की ज़रूरत है ना, बच्चियों को भी जो है शुरू से सिखाना, और बच्चों को भी सिखाना, लड़कों को भी सिखाना है, लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे इतना आसान नहीं होता। जैसे मेरा भी बेटा बड़ा हो रहा था, मैं उसको सिखाता हूँ कि हर एक गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड, सब कुछ कर, लेकिन याद रखना है कि चीट किसी के साथ नहीं करना है। उसको ये नहीं कर सकते क्योंकि मालूम वो नेचुरल है, हम उसको रोक नहीं सकते। 18, 17, 14, 15, 18 साल हो रहे हैं तो वो हार्मोन्स उछाल मारेंगे और वो अट्रैक्शन होगा, स्वाभाविक है, ये मैं जानता हूँ। तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि गर्लफ्रेंड बनाना गलत है या गर्लफ्रेंड नहीं है या बॉयफ्रेंड गलत है, लेकिन किसी के साथ चीट ही नहीं करना है ना, बिना मर्जी के किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो ये ये खुल करके सिखाने की हिम्मत पेरेंट्स में नहीं हो पाती है। अब वो थोड़ा सा मैं ओपन होकर के बताने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली, तो इस तरीके से उसे खुल के बात करता हूँ फ्रेंड्स तरीके से। तो ये थोड़ा सा पेरेंटिंग में जब तक नहीं आएगी, बच्चा सही गलत नहीं समझेगा, है ना, बस समझ। तो उनको ये सिखाया जाता है कि जैसे तुम्हारी सिस्टर्स है, कजन सिस्टर्स है, तुम चाहते हो कि उसके साथ कोई जो व्यवहार ना करे, तुम किसी अन्य के साथ भी तुम्हें किसी उसके टाइप से नहीं करना है। इस तरीके एग्जाम्पल दे के सिखाया जाता है, सिखाता हूँ मैं, तब जा कर के वो थोड़ा डेफिनेटली क्या होगा, आपका सेंसिटिव बनेगा। ये चीज़ें सिखानी पड़ती है बचपन में। हम लोग के पापा इतने खुल कर कभी बात ही नहीं की, और चूँकि लगता है ना 18-20 साल की उम्र ऐसी होती है, पता ही नहीं चलता कि हम चेंजेस भी होते रहते हैं। तो उस समय सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो बच्चा भटकने की संभावना कहने की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अलग तरीके से। तो उस पेरेंटिंग में सुधार की ज़रूरत है, और वो पेरेंटिंग सुधार के लिए पेरेंटिंग स्कूल चलाना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलिए समस्याएं। तो समस्या लिख लिया आपने, घरेलू हिंसा लिख लिया, बलात्कार लिख लिया, ऑनर किलिंग लिख लिया, मानव तस्करी लिख लिया, साइबर उत्पीड़न लिख लिया। तो ये आपकी चुनौतियां हैं महिलाओं के विरुद्ध। फिर आपका जो है प्रतिसत्तात्मक समाज है, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं भाई? ये अभी भी हमारा समाज क्या है, बॉस इज़ ओनली द बॉस, मोस्ट ऑफ द अभी भी पुरुषों की चलती है। तो प्रतिसत्तात्मक मानदंड महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करते हैं। पेट्रियार्कल नॉर्म्स रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स ऑटोनॉमी। पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं की स्वायत्तता को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। पेट्रियार्कल नॉर्म्स रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स ऑटोनॉमी, है कि नहीं भाई? जैसे मैडम आज भी मेरे जाती कही तो मेरे से पूछ के जाती, मैं कई बार बोलता हूँ कि पूछने की क्या ज़रूरत है, ये कुछ खरीदने जाती है, भले ही अपने पैसे से खरीदती है, तो भी मेरे से ज़बरदस्ती पूछती, मतलब भैया तुम्हारे पैसे तुम्हें जाके खरीद लो। लेकिन वो बचपन से जो एक सिखाया गया है कि बिना पुरुष से पूछे काम नहीं करना है, तो वो आदत बनी हुई है। तो मैं कई जगह बोलता हूँ कि ये छोटी मोटी काम है, बिना पूछे कर लिया करो, क्या है मेरे फालतू परेशान करते हो, ठीक है, पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास पड़े हैं, तो हाँ ठीक, मुझसे पैसे लेने हैं तो मैं अपना बजट देखूंगा, भाई मेरा अलाउड कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। तो इस तरीके से तो वो चीज़ें रहती है, लेकिन पूछती है, ठीक है, बोलते कि रिस्पेक्ट के लिए पूछती है, वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कई बार बोलता हूँ उसको कि अपने से कर लिया करो। एनीवे, तो ये हो गया आपका। तो प्रतिसत्तात्मक समाज में कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका जो है महिलाओं की जो ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता, स्वायत्तता कहीं ना कहीं क्या होती है, आपकी जो है सीमित दिखती है। तो इस तरीके से ठीक है, आज भी जो है हम लोग पुत्र वरीयता पे अभी भी कितने भी मॉडर्न अपने आप को मान लेते हैं, लेकिन अधिकांश के मन में होता है, सिर्फ पुरुषों के मन में नहीं होता है, मैंने देखा लेडीज़ लोग के मन में भी होता है कि एक लड़का हो जाता तो ठीक है, जैसे लड़का हो जाएगा तो पहाड़ी खोद लेंगे, ठीक है। तो ये मानसिकता इतनी आसानी से अभी तक गई नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं आसानी से जाएगा नहीं जब तक कि समाज में थोड़ा सा सुधार, और मैंने फिर से कहा कि पेरेंटिंग में जब तक सुधार नहीं होगा, स्कूलिंग में जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें आसानी से जाती नहीं है, क्योंकि बचपन से थोप दिया गया कि जातिवाद ये सब बचपन से यहाँ पे भर दिया गया है, उससे बच्चा फिर आगे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो 18 से 14 साल तक की उम्र तक उसमें एक डेवलप हो चुका होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो पेरेंटिंग में जो भर दिया है वही आपका 14 साल के बाद भी भरा रहता है। तो वो ये उम्र है 14 से या 18 से पहले की जो उम्र है उसमें सही तरीके से यदि चीज़ों को सही तरीके से बताया जाए तो फिर जा कर के अगली एक पीढ़ी जो है आगे अच्छी सुधर करके आ सकती है। उसके लिए स्कूलिंग और पेरेंटिंग ये दो महत्वपूर्ण जो मैं सोच पाता हूँ समझ पाता हूँ कि लॉन्ग टर्म सुधार चाहिए, तो पेरेंटिंग और स्कूलिंग दोनों में प्रॉपर सुधार की ज़रूरत है, तब जा कर के चीज़ें सुधरेंगी, आने वाली जनरेशन से ही निकलेगी। मतलब सभी लोग अच्छे निकलेंगे। अभी कुछ लोग अच्छे जो समझ उत्पन्न कर पाते, जिनको शिक्षा और परवरिश सही तरीके से मिल गई वही सही निकल पाते हैं, अदरवाइज इतना आसान नहीं होता। यहाँ देखा ना मैंने कि छोटे छोटे बच्चे भी इतना एटीट्यूड में है ना, कार में जाते रहो छोटे से बच्चे लेकिन हटेंगे नहीं और हार मार ऐसे देखेंगे जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया उनके लिए, जो कि चल रहे खुद और हॉर्न में ऐसे लगा के चल रहे, हॉर्न मार ऐसे देखेंगे जैसे मैंने गलती की हुई हॉर्न मार करके। तो ये कहने के सेंस ऑफ उनका सेंस लैक कर रहा है आपका जो। नेक्स्ट आपका महिलाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य और पोषण समस्याएं भी दिखाई देती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट इश्यूज है आपके जो है महिलाओं के साथ में, हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट इश्यू है, स्वास्थ्य एवं पोषण समस्याएं। तो जानते हैं आप लोग अभी भी गांव में जाएंगे या किसी घर में जाएंगे लोअर मिडिल क्लास है उससे नीचे, तो महिला और पुरुष के भोजन में अंतर दिखाई देता है। तो माल न्यूट्रिएंट्स महिलाओं में ज़्यादा मिलता है, पुरुषों की तुलना में माल न्यूट्रिएंट्स है। एनीमिया की शिकार अधिकांश भारतीय महिलाएं एनीमिया के शिकार मिलेंगी, खून की कमी की शिकार मिलती है ना। उसके लिए कारण प्राकृतिक भी है, लेकिन उसके खान पान में पर्याप्त अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आयरन युक्त मिलेंगे तो आपका जो है वो फुलफिल हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। आ रही ना बस समझ में। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में रिपोर्ट आई थी कि अधिकांश महिलाएं क्या एनीमिया से पीड़ित है, ब्लड की कमी से पीड़ित है। उसमें महिलाएं भी जिम्मेदार खुद भी होती है। अब जैसे मैंने कहा ना, घर में अनार पड़े पड़े सड़ जाएगा लेकिन खाते नहीं है, अंजीर रखा हुआ है ब्लड के लिए तो सड़ जाएगा लेकिन खाते नहीं है, एप्पल पड़े पड़े सड़ जाएगा लेकिन खाते नहीं है, और फिर बोलेंगे कि ब्लड कम हो गया। तो जिम्मेदार, क्योंकि पता नहीं फ्रूट्स वगैरह कई लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता, और हमें कि लगता है कि बाकी खाना भले मत मिले, फ्रूट्स ही खाते रहे तो भी दिन भर रह लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से तो सबका अपना टेस्ट बड डेवलप है, तो वो भी खुद भी जिम्मेदार होती है कई मामलों में जहाँ पे मिल रहा है, कई जगह मिलता ही नहीं है। तो वही मैं समझाता हूँ, कई लोग को मिलता नहीं है तो तुमको मिल रहा है तो इम्पोर्टेंस नहीं दिख रही है। तो ये सब चीज़ें, चलिए मैंने कहा ना अच्छी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद जो है तो ये हो गया आपका मातृ मृत्यु दर अभी भी भारत में अधिक दिखती है आपका जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मातृत्व मृत्यु दर। तो ये सब समस्याएं महिलाओं के साथ अभी भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक चुनौतियां, इकोनॉमिकल कुछ समस्याएं अभी भी है महिलाओं के साथ। आर्थिक चुनौतियां, वही तो, एक तो वेतन बराबरी नहीं मिलता कई जगह पे। इकोनॉमिकल चैलेंजेस में फिर से क्या आ जाएगा आपका जो है, आपका जो इनइक्वालिटी इन पेमेंट, सैलरी लो, आ रही बस समझ में। लैक ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप, संपत्ति स्वामित्व की कमी। अभी भी कितने लोग हैं जो अपनी बहनों को स्वेच्छा से प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देने वाले होंगे घर में। उदित ने हाथ खड़ा किया, अभिषेक नहीं किया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये सोच डेवलप करने की ज़रूरत है ना। अभी भी जो है जब डिवाइड होता है तो लास्ट में साइन करवाया जाता है कि भैया मेरा कोई हक नहीं है इस प्रॉपर्टी पर, और बहन आकर के चुपचाप साइन करके चली जाती है। होना ही चाहिए कि बराबर का हिस्सा दिया जाए। हालांकि ठीक है, शादी वादी में खर्च के जो भी है वो अलग मुद्दा है, तो उसमें रहता है, लेकिन अभी भी जो है बराबर का हिस्सा ठीक है, जितना शादी में खर्च उसको माइनस कर दो, उसके बाद दे दो ठीक है, कम से कम इसे समाज में ये तो जाएगा कि कम से कम इक्वालिटी दिखना भी तो चाहिए, है ना। इक्वालिटी जो है आपका न्याय होना ही नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।
वो चीज़ कई जगह पे करने की ज़रूरत है, तो नहीं होता। जैसे अभी कई जगह मेरे घर में भी पापा वापा मतलब क्या, जब हिस्सा होगा तो 4 हिस्से कर देना, ठीक है, नहीं देगा कोई तो मेरा दे देना भाई, लेकिन 4 हिस्से करके दे देना। हम लोग 3 भाई और बहन है, तो मैं बोलते रहता हूँ घर में, तो भाई लोग भी बोलते हैं कि नहीं देंगे उसको भी, तीसरा उस चौथा हिस्सा उसका भी रहेगा। अब वो मजबूरी में बोलना पड़ता होगा, बात अलग है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए, लेकिन मैंने कहा दे देना है, ठीक है, उसका भी तो बच्चे है, उसके भी तो बच्चे है, ठीक है। एनीवे, तो नेक्स्ट आ जाती है हो गए आपके जो है महिलाओं की समस्याएं। तो ये सब समस्याएं आप लोग को समझना है। अब समाधान क्या होगा, समाधान क्या होगा? समाधान एक तो फिर से भाई सरकारी प्रयास जो आएंगे वो सब आएंगे, तो कल समाधान देखेंगे, सरकार के द्वारा क्या क्या कानून बनाए गए वो सब थोड़ा सा देखेंगे। सॉल्यूशन में आपका समाधान, रेमेडीज, मेजर्स, और बाकी तो कुछ सोच करके खुद से लिखना है। तो सबसे पहले सरकारी प्रयास, तो सरकारी प्रयास में गवर्नमेंट के एफर्ट्स, इसमें कई सारे कानूनी प्रयास आएंगे, बहुत सारे जितने भी कानून बने उसका नाम याद रखना है थोड़ा थोड़ा, कानूनी प्रयास, और कई सारी महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जाती है, ये सरकारी प्रयास में आ जाएंगे। बाकी फिर वही शिक्षा की भूमिका, शिक्षा उच्छा बढ़ाओ, है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें फिर से आ जाएंगी। तो मेन आपका ये देखेंगे, कई सारी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है सब,